नमस्कार, मेरा नाम है अनु और आज हम दूसरा चैप्टर करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या डिमांड थी और कैसे इसको आगे रखा गया था। इन 1934 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। तो ये जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सारा, वो एम एन रॉय ने दिया था, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट को उन्होंने लीड भी किया था। ये पार्टी उन्होंने ही बनाई थी, एम एन रॉय जी ने, कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो। In 1935, the INC for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India in 1938. Jawaharlal Nehru, on the behalf of INC, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. तो फाइनली ये डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट हुई इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको अगस्त ऑफर याद रखना है कि अगस्त ऑफर कब आया था। अगस्त ऑफर आया था 1940 में। ठीक है, तो अगस्त ऑफर के टाइम पे ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो आया था 1942 में, ये याद रखना। कभी कभी क्रोनोलॉजी में ना पूछ लेता है कि अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारे के सारे आपको दे देगा और पूछेगा कि पहले कौन सा आया था। इसको क्रोनोलॉजी में आप सेट करिए। तो ये याद रखिएगा कि अगस्त ऑफर आया था 1940 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया गया था बाय द मुस्लिम लीग, क्योंकि उनको चाहिए था 2 ऑटोनोमस स्टेट विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो अपना अलग चाहते थे हर चीज़ को। तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया था। फाइनली ए कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया। ठीक है, अभी मैंने बताया क्रिप्स मिशन आया था 42 में, कैबिनेट कब आया था 1946 में। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं और इनका क्या क्या मिशन था वो भी याद रखना है। वो वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है बनाया गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था नवंबर 1946 में, ये याद रखना। ये जनरली पूछ लेते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन डाल देते हैं और लगभग बहुत ही आसपास की डेट डालते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। तो यहाँ पे 46 में बन गई असेंबली हमारी, किस स्कीम के अंडर बनी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बन गई थी। ठीक है, तो फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स हैं इसके कि इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो थी 389 और 296 जो थी ब्रिटिश इंडिया की जो सीट्स थी, 93 प्रिंसली स्टेट की सीट थी। आउट ऑफ 296 सीट अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, 292 ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस और 4 जो थी 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच से हमने ड्रॉ कर लिया इसको। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट were to be allotted seat in proportion of to their respective population। तो जैसे जैसे रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से ही हम सीट अलॉट करते जाते हैं ना, अभी भी वैसे ही करते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन है उसी हिसाब से सीट अलॉट करते जाते हैं। 1 सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए अलॉट की गई थी। Seats allocated to each British provinces were to be divided among the 3 principal communities, Muslim, Sikh and जनरल। जनरल के अंदर हिंदू आ जाते हैं, डिप्रेस क्लास आ जाती है, क्योंकि डिप्रेस क्लास को भी तो पूना पैक्ट के अंडर हमने मतलब जनरल उसमें रिजर्वेशन दे दिया था, लेकिन जनरल के इसमें ही रखा हमने। ठीक है, तो मुस्लिम और सिख के लिए अलग से हमारा क्या बोलते हैं सीट अलोकेटेड कर दिया गया था in proportion to their population. Their representatives
of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote। ठीक है, तो हमने एक मेथड यूज किया था वोटिंग के लिए जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये हमारा मेथड था। तो पूछ सकते हैं, वैसे तो नहीं, अभी तक नहीं पूछा है कुछ कुछ एग्जाम्स में, लेकिन पूछ भी सकते हैं। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि जो इलेक्शन होता है वो किस मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, The representatives of the princely state were to be nominated by the head of the princely states. It is thus clear that the Constituent Assembly was to be a partially elected and partially nominated body. Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, who themselves were elected on a limited franchise. The election to the Constituent Assembly were held in July-August 1946. The Indian National Congress won 208 seats, Muslim League 73 seat, Small and Independent got the remaining 15 seat। ठीक है, तो यहाँ पे 1946 में इलेक्शन हुआ था जिसमें आईएनसी जीत गई थी, मुस्लिम लीग को 73 और जो छोटे छोटे ग्रुप जो इंडिपेंडेंट जो अलग अलग थे उनको 15 सीट मिली हुई थी। लेकिन जो यहाँ पे ना प्रिंसली स्टेट थी ना, उन लोगों ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड दे वर डिफरेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम भाई दूर ही अच्छे हैं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 93 जो सीट थी वो उनको मिली थी, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly comprised representatives of all sections of Indian society: Hindu, Muslim, Sikh, Parsis, Anglo-Indian, Indian Christians, SC, ST, including women of all these sections. The assembly included all important personalities of India at that time with the exception of महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो पर्सनैलिटी थी उसको असेंबली में इंक्लूड कर लिया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से वो बन गई, फॉर्म हो गई। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो अंडरलाइन है ना वो इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखना। ये पूछ लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने ना बॉयकॉट कर दिया था और इंसिस्ट किया था कि भाई हमें अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान। तो जो ये मीटिंग थी वो अटेंड की थी सिर्फ 211 मेंबर्स ने, और यहाँ पे हमने ना टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी बनाया था असेंबली का, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो छोटे छोटे पेपर होते हैं स्टेट के उसमें, कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया गया था असेंबली में, और ये प्रैक्टिस जो थी वो फ्रेंच प्रैक्टिस थी। ठीक है, लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, सबको पता है कि हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे, और जो उनके साथ साथ ना 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हमने इलेक्ट किए थे। पहले थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचारी। ओके, तो ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। याद रखना कि HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी जो है 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वो इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसके अंदर कुछ खास है नहीं, इसमें बस बताया गया है कि भाई हम मतलब कोई इंटरफेयर नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक स्टेट रहेंगे, और हम अपने सिक्योरिटी वुमेन्स की जो माइनॉरिटी है उनकी जो टेरिटरी है हमारी सेफ रखेंगे, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो ये जो रिजोल्यूशन जो था पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने असेंबली के अंदर इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो बाकी ये सब जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ा स्किप कर सकते हैं। तो
और ये पढ़ लेते हैं कि जो रिसोल्यूशन था वो यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा ऑन जनवरी 22 1947 में। ठीक है, तो ये अडॉप्ट कब किया गया था ये इम्पॉर्टेंट है। 22 जनवरी 1947 में रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था बाय द असेंबली, और इसका मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, के इंडिपेंडेंस एक्ट का मतलब जो 1947 वाला जो हमारा एक एक्ट था ना, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, लास्ट टॉपिक था वो, उसके अंदर क्या क्या हमने चेंज किए थे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चेंज हुआ था। मेनली 3 चेंज किए गए थे, वो पढ़ते हैं। ठीक है, The representatives of the princely state who had stayed away from the Constitution Assembly gradually joined it. उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट थी उन लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। अप्रैल 28 1947 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 6 स्टेट वर पार्ट ऑफ द असेंबली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट इन द असेंबली। ठीक है, तो जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है हमारी कंट्री के जो हैं 2 हिस्से होने जा रहे हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे मोस्टली प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने असेंबली के अंदर अपनी अपनी सीटें ले ली थी। ठीक है, द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थे फिर वो भी असेंबली के अंदर एंट्री ले लिए अपनी। ठीक है, जब एक्सेप्ट कर लिया था हम लोगों ने कि भाई कंट्री डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर 3 चेंज हुए थे। पहला चेंज हुआ था कि असेंबली वाज मेड ए फुल्ली सॉवरन बॉडी। ठीक है, कोई भी जो एक्ट है एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द रिलेशन टू इंडिया, कि हम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे लिए लॉ बनाए हैं हम उसको एब्रोगेट कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चेंज हुआ था कि असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई थी। इन अदर वर्ड 2 सेपरेट फंक्शन, यहाँ पे जो 2 फंक्शन थे अलग अलग वो असाइंड किए गए थे। पहला था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया, और दूसरा था इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री। तो ये जो 2 टास्क थे वो परफॉर्म हुए थे सेपरेट डेज, मतलब अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया गया था, अलग अलग दिन किया गया था। Thus the assembly became the first parliament of the free India. Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. राजेंद्र प्रसाद। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड व्हेन इट मेट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय जीवी मावलंकर। ठीक है, तो जब ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई थी तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे जीवी मावलंकर, ये याद रखना। ठीक है, दीज 2 फंक्शंस कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949 व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। ये जो 2 फंक्शन थे ना कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्डिनरी लॉज ऑफ फॉर द कंट्री, ये 2 फंक्शन थे, ये तब तक ही थे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो टास्क है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो चेंज था वो था कि जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे ना, उन्होंने अपने जो मेंबर्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। जो इंडिया की असेंबली थी उसमें से इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी ना, जो 389 जो फिक्स हुई थी 1946 में, वो 299 हो गई थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 296 to 229 and those of the princely state from 93 to 70. The state-wise membership of the assembly as on the December 31st 1947. अदर फंक्शंस देखिए, चलिए अभी ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैंने पहले चैप्टर में ना आपको पूरा करा दिया तो वो 50 मिनट की वीडियो बन गई थी। तो ये जो है
ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगी, ठीक है। और कोई भी अगर आपको कोई भी और ऊपर आपको कुछ समझ में नहीं आया है और आपको दोबारा से समझना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब जो बाकी बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर मुझे कुछ क्वेश्चन वगैरह मिल गए तो वो भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच।